नमस्कार, मैं हूँ ज़ेबा और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। और इस वक्त हमारी मौजूदगी मुस्तफाबाद विधानसभा के शिव विहार एरिया में है। और आपको बता दें कि इस वक्त हम एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जो कि महिलाओं के हक में हमेशा बात करती हैं, महिलाओं की साथी बताई जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनी सूर्यवंशी की, जो कि आपको बता दें हम इस वक्त जिला महासचिव है कांग्रेस से, निगम पार्षद, पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं बीएसपी से। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल का मैं पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने जो समय निकाल कर यहाँ पर आए। और मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है और मैं शिव विहार क्षेत्र में रहती हूँ। जी, देखिए बातचीत की शुरुआत सबसे पहले हम करना चाहेंगे राजनीति से। एक साधारण महिला हैं आप, हाउसवाइफ कही जाती हैं, लेकिन उसके चलते उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि काफ़ी सालों से करीब 15 साल का सफ़र कह सकते हैं कि आपने बिताया है, उससे शायद ज़्यादा ही, मैं गलत हूँ तो। तो कैसे, मतलब एक साधारण महिला से घर सँभालने के साथ-साथ राजनीति में कैसे आना हुआ? देखो, एक जो साधारण महिला होती है, उसको घर सँभालना तो बहुत आसान है, लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र में जाना बहुत हुँ, मुश्किल काम है एक महिला के लिए। हुँ, जैसे कि अब हम पहले अपना घर सँभालते हैं और राजनीति के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। तो मैंने अपना घर भी सँभाला और राजनीति क्षेत्र से आने से पहले हमने अपना एक एनजीओ के माध्यम से हमने समाज में काम किया है। और उस एनजीओ के माध्यम से समाज में काम किया हमने, गरीब लड़कियों को या कोई भी है, किसी भी समाज की है, किसी भी उसके है, धर्म के, हमने सभी को बराबर काम सिखाए उसमें। जैसे सिलाई है, कढ़ाई, पार्लर, ढोलक, और साथ में उनको डिप्लोमा भी दिया है हमने। हुँ। और बहुत सारे काम हमने सिखाए, कंप्यूटर क्लासेस दी। बहुत सारे ऐसे अनेकों काम हैं। अच्छा, ये इस काम को करने के लिए कि मैं एक महिला हूँ, मुझे दूसरी महिलाओं की मदद करनी चाहिए, इस चीज़ का सबसे पहले ये ख़्याल दिल में किस वक़्त आया और क्या घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया? क्योंकि शादी के बाद देखिए ये होता है कि महिलाओं को सबसे पहले तो रोक लगती है पति की ओर से, ससुराल वालों की ओर से। नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है शुरू से लेकर अब तक, आज की डेट में भी। मेरे हस्बैंड यही चाहते हैं कि मैं आगे आगे बढ़ूँ, आगे निकलूँ और हुँ, कुछ काम करूँ समाज के लिए। हुँ। और समाज में काम होना भी ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, देखिए राजनीति की बात करें कि आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियों के को आपने अच्छे काम में, जिस तरह की उनको स्किल को निखारना कह सकते हैं कि उसमें तो आपने सपोर्ट किया, सर्टिफिकेट्स भी दिए। लेकिन बात करें राजनीति की तो उसमें किस तरह से आप एंटर की? सबसे पहले का जो पहला दिन था आपका, उसको हम जानना चाहेंगे। देखो, जो मेरा पहला दिन था वो मुझे को दिन और डेट तो नहीं याद, हुँ, लेकिन मैंने राजनीति क्षेत्र में सबसे पहले मैंने बीएसपी पार्टी जॉइन की। हुँ, और बीएसपी पार्टी जॉइन करने पे मैंने कार्यकर्ता के रूप में मैंने जॉइन की। और कार्यकर्ता बनते-बनते हमने बीएसपी पार्टी में आना-जाना शुरू करा, मीटिंगें ली, मीटिंग में गए, घर अपने मीटिंग भी दी घर पे भी, और अनेकों मीटिंग में गए। और मेरे पे पद भी रहा। मैं यहाँ से मुस्तफाबाद विधानसभा से एक बार विधानसभा प्रभारी रही हूँ पहले। फिर दोबारा मैं विधानसभा प्रभारी रही यहाँ से काफ़ी सालों से। तो मेरे पे बहुत कई पद भी रहे उसमें बीएसपी पार्टी में। हुँ, और लगातार हम काम करते रहे। और ये 2022 में जो निगम के चुनाव आए थे हमारे यहाँ, तो उसमें मैंने निगम का चुनाव भी लड़ा बीएसपी पार्टी से। हुँ। और मेरे को हमारे सर्व समाज का, मेरी पूरी शिव विहार की क्षेत्र की जनता ने मुझे उसमें भरपूर प्यार दिया। अच्छा, देखिए जैसे कि आपने बताया कि पूर्व में भरपूर साथ दिया है महिलाओं ने आपका, मतलब कह सकते हैं कि महिलाओं की बड़ी ही महिलाओं प्रिय रही हैं आप। महिलाओं ने नहीं, सभी ने, महिलाएँ सभी हैं। ने, अच्छा हाँ सभी जी, है। सिर्फ़ महिलाओं की गिनती नहीं करूँगी, हुँ, महिलाएँ भी, बड़े-बुजुर्ग भी, युवा भी, हुँ। हमारी युवा लड़कियाँ भी, महिलाएँ भी, सभी ने मेरा भरपूर साथ दिया निगम के चुनाव में। देखिए महिलाओं की मसीहा एक तरह से आपको जाना जाता है। कोरोना काल एक ऐसा बुरा वक़्त झेला है हमारे भारत ने, जब एक तरफ लाशें पे लाशें देखी जा रही थी, लाशों का ढेर लगा था, लेकिन मजबूर थे लोग, क्योंकि एक-दूसरे की हेल्प करने के बजाय लोग अपने आप को ये सोच रहे थे कि मैं खुद कैसे सुरक्षित रहूँ। उस वक़्त कैसे सँभाला आपने परिस्थितियों को? देखो, जब कोरोना काल था, तो उस टाइम वैसे ये बात आपकी हकीकत है कि लोग एक-दूसरे से बच रहे थे कि इसको कोरोना है, कहीं मुझे ना हो मुझे ना जाए। हो जाए, हाँ। हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा इनको कोरोना है तो मुझे भी हो जाएगा। हम हुँ, अपनी सेफ्टी के साथ वहाँ गए
और जिसको भी कोरोना हुआ या जिसको भी ज़रूरत थी हमारी, हमने पूरा काम किया और अपने लोगों की मदद की। और हमारे यहाँ से हमारे एक भाई साहब थे और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। गवर्नमेंट में यहाँ पे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कहीं सुविधा थी ही नहीं, क्योंकि उस टाइम इतनी मौतें हुई हमारे देश में, इतनी मौतें हुई अनगिनत। ऐसी कभी कोई बीमारी नहीं आई जिसमें इतनी मृत्यु हुई हो हमारे देश में। और हमने अपने जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, इतनी मैंने मृत्यु देखी। हर एक गली में 2-2 3-3 एक ही दिन में जा रहे हैं, तो दर्द होता है। हाँ, जिसका दर्द जाता होता है है। उसी को बिल्कुल, दर्द बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो उस दर्द को मैं समझते हुए मुझे बहुत उस टाइम लगा कि ये हमारे देश की जो सरकार है वो क्या कर रही है? इतने लोग मर रहे हैं, ऐसी बीमारी आई है जो लोग उस सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। ये एक सरकार का फर्ज होता है, एक बीमारी जो देश में फैली है उसको कंट्रोल करना। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप कि आम आदमी पार्टी जो कि बड़े-बड़े दावे कर रही है पिछले 10 सालों से, उसकी कमियाँ उजागर हुई थी कोरोना काल में। बिल्कुल हुई थी, क्योंकि जब वो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं दे सकती, सांस लेने के लिए लोगों को एक ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, तो और दवाई गोली या और कोई इलाज तो बहुत दूर की बात है। बस खाली ये जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी हैं, खाली खाली बातें ही करते हैं और बातों में ही हवा में तीर चलाते हैं और कुछ नहीं करते उसके अलावा। देखिए, अब हम आपके राजनीति सफर की जो पूर्व में रहा है उसकी अगर बात करें तो 13 से 14 साल का एक लंबा वक्त बसपा में बिताने के बाद अचानक आपने ऐसा क्या सोचा कि कांग्रेस आपको ज्वाइन करना पड़ी? देखो, जो मैंने बसपा पार्टी को छोड़ा, वो हमारी जो बसपा पार्टी थी, उसकी जो विचारधारा है, वो पार्टी है, किसी भी पार्टी की विचारधारा नहीं है। और जो बसपा है वो सारे महापुरुषों को लेके चलती है, बाबा साहब को लेके चलती है। लेकिन जो बाबा साहब का संविधान है, उसको बचाने का काम नहीं कर रही है वो पार्टी। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमारा देश चलता है संविधान से और बाबा साहब के विचारों पर पार्टी तो चल रही है, लेकिन संविधान को नहीं बचा रही हो। संविधान इतना खतरे में है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी चाहती है संविधान खत्म हो जाए और कांग्रेस चाहती है कि संविधान बचा रहे, क्योंकि संविधान से देश चलता है। यही सब बातें थी, यही सब सोचकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि जो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारा देश तभी चलेगा जब संविधान होगा। और संविधान को बचाने का काम आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान को लेकर पूरे देश में 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की और हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी को उन्होंने मान सम्मान दिया और सभी को साथ रख रखा है। इसलिए क्योंकि एक पार्टी है जो सबको लेकर चल रही है। मतलब राहुल गांधी जो कहते हैं मोहब्बत की दुकान है, तो वो बिल्कुल सहमत है आप उससे? बिल्कुल सहमत हैं। एक वो राहुल गांधी जी कहते हैं हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत से ही दुनिया को जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। तो मेरा यही मानना है। और रही बात एक तरफ भाजपा की, भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम करना और लड़वाना आपस में और लोगों को पिटवाना और राज करना। वो एक कहावत है ना कि फूट डालो राजनीति करो, फूट डालना और राजनीति करना। अगर हम लोगों में भाजपा यही काम करती है, सिर्फ फूट डलवाती है और राज करती है, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किए। काम करते तो वो काम गिनवाते, हमने ये काम किए, हमने वो काम किए। काम तो करते नहीं, सिर्फ जय श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं लोगों से। हमारे देश की और हमारे क्षेत्र की जनता पागल हो चुकी है, राम के नाम पे वोट दे देती है। उन्हें कोई काम नहीं चाहिए, उन्हें बच्चों के लिए रोजगार नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, है हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चाहिए उन्हें। तो हमारा जो समाज है, मैं सर्व समाज से यही अपील करती हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ भेजें, रोजगार की तरफ भेजें। हमें क्या चाहिए, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, उनकी सरकारी जॉब लगेंगी, तो अपने आप देश उन्नति करेगा। और जो हमारा कांग्रेस की टाइम की सरकार थी, उस टाइम अधिकतर हमारे घरों में, हर घर में एक एक दो दो सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, क्योंकि जो पुराने टाइम के हमारे बड़े बुजुर्ग थे, सबके घर में नौकरी वाले माँ बाप हैं हमारे, और एक एक दो दो नौकरियां तो है ही। तो मेरे हिसाब से आज जो 20 साल का हमने ये समय देखा है, मैंने इस समय में नहीं देखा कि कहीं किसी की जल्दी से सरकारी नौकरी लगी हो। आपको सावित्री बाई फुले के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या खास वजह? क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से आपका ये नाम रख दिया है, महिलाओं क्या हम कहेंगे कि यहाँ की जो जनता है उनसे भी जब हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि समाज सेवा में हमेशा ये आगे रही है, क्या है इसकी खास वजह? देखो, इसकी खास वजह यही है, जो मुझे आपने
बताया कि आपको सावित्रीबाई फुले के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मेरा एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से मैंने बहुत लड़कियों को, अनेकों लड़कियों को कोचिंग और कंप्यूटर सिलाई, मतलब जो भी हमारे उसमें एनजीओ में होता है, हमने सब कुछ सिखाया। तो उसी के उसमें उन्होंने मेरा ये नाम दे दिया, सावित्रीबाई फुले। और फुले नाम इसलिए दिया कुछ कि मेरे पास बच्चे नहीं है, हम 2 मियाँ बीवी हैं। माता सावित्रीबाई फुले थी और पिता ज्योतिबा फुले थे। उनके पास भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने भी दोनों मियाँ बीवी ने तो समाज में बहुत काम किया। और उन्होंने उन्होंने उस टाइम में इतना काम किया कि उन पे, अगर वो किसी के घर जाती थी ना, तो उन पे गोबर और ईंट और कीचड़ फेंका जाता था उस जमाने में। तो मैंने उनसे यही प्रेरणा ली कि वो उस टाइम ये काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती आज के टाइम में। आज तो बहुत सुविधाएं, आज तो औरतों को पढ़ने लिखने की, घूमने फिरने की आजादी है। वो इसलिए क्योंकि आज संविधान है। आज बाबा साहब ने हम महिलाओं को ज्यादा हक अधिकार दिए। तो यही सोचकर मैंने ये सब कदम उठाए। अच्छा, देखिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव सर पर है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त का हाल जानना चाहें कि जो विधानसभा है आपकी मुस्तफाबाद, क्या क्या हालात इस वक्त के लग रहे हैं कि क्या कांग्रेस मात दे पाएगी बाकी, क्योंकि 4-4 प्रत्याशी यहाँ से खड़े हैं। एक कह सकते हैं एक कड़ी टक्कर इस बार सामने आ रही है। बिल्कुल, देखो हमारे यहाँ से जो विधानसभा मुस्तफाबाद में 4-4 प्रत्याशी आपने बताया, लेकिन जो टक्कर है वो सिर्फ हमारे कांग्रेस प्रत्याशी अली मेहंदी जी दे रहे हैं सारी पार्टियों को। वो यहाँ से दमखम के साथ जीत कर जाएंगे। देखिए, अगला सवाल हम ये करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में चल रहे हैं और आप जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, मुस्तफाबाद बड़ी ही हॉट सीट हमेशा से मानी जाती है दिल्ली चुनाव को लेकर के। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कड़ी टक्कर कही जा रही है। बिल्कुल, जो हमारी विधानसभा में 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पहले नंबर पे आते हैं ताहिर हुसैन जी, जो दंगों के दंगाई थे, जिन्होंने दंगे करवाए दिल्ली के क्या, हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा में। और उनकी छतों से हम वीडियो वायरल हुई, पेट्रोल बम बना के फेंकना, ईंट पत्थर फेंकना, उन्होंने बहुत दंगे करवाए। और वो बंदा आज चुनाव लड़ रहा है। हाँ, ये AIMIM जो असफुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी से प्रत्याशी है ये। वो आम आदमी पार्टी से पार्षद भी रहे ताहिर हुसैन जी। और उनके उसके बाद उन्होंने जो आम आदमी पार्टी में रहते हुए दंगे करवाए, तो लोग समझ चुके हैं कि ये सब दंगे का मेन कारण वहीं से था, ताहिर हुसैन जी से था। अगर वो नहीं होता तो वो जेल में इतने दिन नहीं रहते। अच्छा, इसके सिवा भी तो और प्रत्याशी है, जैसे बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो गए। देखो, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो बहराइच से चलकर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में। 700 किलोमीटर, 700 साढ़े 700 या जितना भी है हमें नहीं पता, बहराइच से चलकर दिल्ली में चुनाव लड़ने आए। केजरीवाल जी ने उन्हें और उनको पूरी दिल्ली में सिर्फ हमारा मुस्तफाबाद ही मिला था चुनाव लड़ने के लिए। बताया जाता है कि वो आजादपुर रहते हैं। आजादपुर से यहाँ आने के लिए उन्हें मैप लगाना पड़ता है। उन्हें दिल्ली की जानकारी नहीं है क्या, जो मैप लगा कर आते हैं। चलो मैप लगा भी लिए, रास्ते में जाना है, ट्रैफिक है, लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा में आने के बाद वो हमारे क्षेत्र में, हमारे मुस्तफाबाद विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं। 5 वार्ड में जाने के लिए, गलियों गलियों में जाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है कि उन गलियों में जाने के लिए उन्हें मैप लगाना पड़ता है, कौन से गली में जाना है, कितने नंबर में जाना है, कौन से ब्लॉक में जाना है या कौन से फेस में जाना है। तो वो बाहर का बंदा है और हमारे सर पर आकर, हमारे क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ रहा है और उन्हें गलियां पता नहीं है, तो वो हमारे क्षेत्र का विकास क्या करेंगे। वो हमारे यहाँ के विधायक बनने के योग्य नहीं है। अच्छा, तो मतलब पूरी तरीके से आपको ये लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इस वक्त मुस्तफाबाद से, अली मेहंदी, उन पर ही पूरा समर्थन है पब्लिक का। जो हमारे यहाँ से मुस्तफाबाद से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी, जो हमारी बराबर वाली सीट है करावल नगर की, वो यहाँ से यहाँ फेंक दिया गया उनको। अच्छा, बिल्कुल, वो इसलिए फेंका गया क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया। अगर वो 25 वर्षों से वहाँ विधायक है, लगातार 25 वर्षों से विधायक होने के बाद उनको बराबर वाली सीट पर क्यों फेंक दिया जाता है? वो इसलिए फेंक दिया जाता है क्योंकि बीजेपी को पता है वो सीट वहां से हार रहे हैं। वो वहां से सीट हारेंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां काम नहीं किए। सोनिया विहार देख लो, करावल नगर देख लो
और बहुत सारे क्षेत्र हैं, सभापुर देख लो, ये सारे जो भी हैं यहाँ उनके वार्ड, इतना घुटने तक पानी है। सोनिया विहार थाने के पास वाला रोड आप देखोगे ना, सोनिया विहार की पूरी जनता वहां से सुबह से लेके शाम और शाम से सुबह तक पूरे वहां की जो गरीब जनता है या जैसे भी सब निकलते हैं आते हैं, और मेरे खुद के रिश्तेदार रहते हैं वहाँ। मैं खुद गई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ उस क्षेत्र का इतना बुरा हाल। मोहन सिंह बिष्ट का जो क्षेत्र है उनका इतना बुरा हाल है उस क्षेत्र का। गलियों में इतनी गंदगी, मैं कह रही हूँ इतनी गंदगी मैंने गांव में कभी नहीं देखी जितनी उस क्षेत्र में गंदगी है। गांव में मतलब साफ तौर पे आप ये कहना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा वहां पे घूम के, कि जब वहां की जनता ने नकार दिया है पूरी गंदगी, कोई विकास के काम नहीं कराए, तो इस बार उन्हें यहाँ का प्रत्याशी बना दिया बीजेपी ने। बिल्कुल, क्योंकि वो सीट हार रहे हैं और वो सीट यहाँ से भी हारेंगे। अच्छा। वो जो विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को, वो विकास के जो काम किए उन्होंने वो तो नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि काम किए नहीं, खाली अपना नाम रख लिया विकास पुरुष। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनका नाम रख दिया विकास पुरुष है मोहन सिंह बिष्ट जी। अगर विकास करते तो दिखाते। मतलब मोदी जी का नाम क्या ये सिर्फ डुबा रहे हैं, क्या कह सकते हैं? क्योंकि केंद्र में तो बड़ा अच्छा मोदी जी नाम कर रहे हैं, कह रहे हैं। देखो मोदी जी हो रही है और कोई काम नहीं हो रहा देश में। मोदी जी के टाइम में देश बिक गया। हमारे ये अडानी अंबानी को सब कुछ बेच दिया इन्होंने, देश बेच दिया, बचा ही क्या है देश में बताओ? सारे तो प्राइवेट में झोंक दिया है। प्राइवेट अच्छा है कि सरकारी अच्छा है? हम लोगों को तो सरकारी अच्छा लगता है, प्राइवेट तो नहीं अच्छा लगता। उन्होंने तो प्राइवेट बना दिया देश को ही। तो और रही बात इनकी मोहन सिंह बिष्ट जी की, वो हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम पे वोट, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्म की राजनीति। और लेकिन उन्हें नहीं पता जनता बहुत चालाक हो गई है, जनता बहुत समझदार हो गई है, जनता बहुत पढ़ी लिखी है। अब जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू भी इसी देश में का नागरिक है, मुस्लिम भी इसी देश का नागरिक है, सिख भी इसी देश का नागरिक है, तो ईसाई भी इसी देश का नागरिक है। अच्छा, अब बात कर ले, देखिए तीनों ही प्रत्याशी जो आपके अपोजिट में खड़े हैं उनकी बात हो गई। अब बात करें कि कांग्रेस से, आपकी पार्टी से जो प्रत्याशी इस वक्त है अली मेहंदी, उनके बारे में उन जनता कितनी उम्मीद जता रही है, क्या लगता है? देखो जो हमारे अली मेहंदी जी हैं, हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन पे जनता भरपूर विश्वास दिला रही है और उनको विश्वास दिलाकर हम यहाँ से जिताकर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके पिताजी हसन अहमद जी पूर्व में विधायक थे 10 साल पहले, तो हमारा शिव विहार क्षेत्र कोई ऐसी गलियां नहीं थी जो यहाँ पे बनी हो। सारी गलियां कच्ची थी, मिट्टी वाली, जैसे गांव में होती है, अपने खेत में सड़क बना देते हैं वैसी थी। जो भी यहाँ पक्की सड़कें हैं या जो भी यहाँ सीवर की जो लाइन आई थी, पानी की लाइन आई थी हमारे शिव विहार में 10 साल पहले, 11-12 साल पहले, वो हसन अहमद जी लाए थे। और कोई विधायक ऐसा नहीं है उनके बाद जो उन्होंने वो काम पूरे किए हो। प्रियंका जी उन्होंने जो काम किया हमारे क्षेत्र में, हमारी पूरी विधानसभा की बात कर रही हूँ मैं, अपने शिव विहार की नहीं कर रही। और शिव विहार की ज्यादा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं शिव विहार क्षेत्र में रहती हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो शिव विहार की ज्यादा पता है मुझे, क्योंकि मैंने बचपन गुजारा है, बचपन से आज जो भी आपके सामने हूँ यहीं पर हूँ। तो यहाँ का जो विकास मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अभी 10 से 12 साल पहले में देखा है। उसके बाद 10 से 12 साल बाद मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। जो भी काम हुए उन्हीं के टाइम में हुए, और अब जो विधायक थे उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। और तो हमारे क्षेत्र की जनता यही उम्मीद कर रही है, जब बाप इतना काम कर सकता है तो बेटा तो 21 निकलेगा ही ना। कहता ना नहले पे दहला। हाँ, तो हसन अंकल जी नहलाते तो बेटा उन पे दहला है। तो मेरी यही चाहना है कि भाई अली मेहंदी जी यहाँ से विधायक बने और क्षेत्र का विकास ज्यादा से ज्यादा करके दिखाएं, जो ताकि ये विधायक इस टाइम का, ये जो 2025 के बाद 2030 में भी जो विधायक का चुनाव आए, तो अली मेहंदी जी यहाँ से जीत कर जाएं। जनता जो हमारे प्रत्याशी अली मेहंदी जी, वो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं और सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं। तो उनसे अच्छा प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे क्षेत्र की जनता को भी, क्योंकि हमें इतना अच्छा प्रत्याशी मिला है उनके रूप में। तो हमारी जनता का और हमारा यही फर्ज है, तो हम यहाँ से उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दें और उन्हें हम यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने जीवन से लेकर के राजनीति तक आपने आज हमारे साथ शेयर की है। अब लास्ट में हम कहना चाहेंगे आपसे कि वीर सूर्या टाइम्स यानी कि हमारे चैनल को आप अपने माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं अपने माध्यम से आपके चैनल वीर सूर्या टाइम्स को यही संदेश देना चाहूंगी
कि अपने क्षेत्र की जनता से भी सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें आपके चैनल को, ताकि हमारे जो क्षेत्र की आवाज़ है आपके चैनल के माध्यम से उठती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो।